दिल शर्मा, आपके हिसाब से अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद कीव तक पहुंचना उनका असली मकसद हो, लेकिन क्या वो एक सप्लाई लाइन को काटने की भी कोशिश है? क्योंकि जो पश्चिमी सरहद से लगती हुए बाकी देश हैं, उन्हीं रास्तों से और खासकर पोलैंड से लगती हुई सीमा के पास ही ज्यादातर ये आक्रमण हुए हैं। उस सीमा से अधिकतर जो असलहा है, जो हथियार है और बाकी सप्लाईज हैं, यहाँ तक कि ह्यूमैनिटेरियन एड भी उसी सीमा से निकलकर इस ओर आ रहे हैं। थैंक यू श्वेता। मेरे को बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि यूक्रेन जो कंट्री है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिला के जो देश बनाया है, उतनी बड़ी कंट्री है। ऐसे देश को किसी रशिया के लिए भी कैप्चर करना इम्पॉसिबल है। ये हो ही नहीं सकता है कि कोई फौज आकर इतने बड़े देश को, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिला के बनाया गया हो, उस कंट्री को कैप्चर कर सके। ये पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यूक्रेन का मतलब क्या है। यूक्रेन वर्ड का मतलब है छोटा रशिया या सफेद रशिया या आउटस्कर्ट्स ऑफ रशिया। बेलारूस का मतलब है व्हाइट रशिया और यूक्रेन का मतलब है छोटा रशिया। ये अगर शुरू से देखा जाए तो जो रशियन आर्मी की ताकत है, जो उनकी ताकत है, उसका 100% भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। 100 किलोमीटर सिर्फ बेलारूस बॉर्डर से हम कीव की बात कर रहे हैं। कल आ रहा है, 24 घंटे में आ रहा है, 48 घंटे में आ ही रहा है। 18 दिन से 100 किलोमीटर नहीं पूरे हो रहे हैं। ये कुछ सोचने की बात है कि रशिया जैसा मुल्क 100 किलोमीटर नहीं कर सकता है 18 दिन में। ये एक उनकी स्ट्रैटेजी है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ यहाँ पर डिफेंसेस भी दिखाती हैं कि किस तरीके से ऐसे बसेस लगाकर उनसे पूरा आड़ लेकर यहाँ पर किया गया है। उन पर उन सड़कों को ब्लॉक किया गया है। और पहले तो कुछ कम सड़क थे सर यहाँ पे, जिन्हें इस तरीके से रोका गया था। अब ये अवरोध बढ़ते जा रहे हैं जनरल शर्मा। और आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि वहां पर उस जगह पर हम दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से यूक्रेन ने गली गली, सड़क सड़क तक इस लड़ाई को ले जाने की कोशिश की है। लेकिन जनरल शर्मा, साथ ही ये भी चीज है कि अगर सिर्फ शेलिंग होती रही तो फिर इस तरह के अवरोधों का फायदा क्या रह जाएगा? कहने का तात्पर्य यह है कि उनका ये मतलब ही नहीं था कि सिटीज को कैप्चर करें। ये सिटीज की जो हम बात कर रहे हैं, शहरों को कैप्चर करने का कोई तरीका ही नहीं, वो सोच विचार ही नहीं था। जिस किस्म की फौज को रशिया ने यहाँ पे डिप्लॉय किया है, उसमें शहरों को कैप्चर करने का अंदेशा नहीं सोचा जा सकता। और ये हम उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में विचार नहीं, बिकॉज हमको उनकी स्ट्रेटेजी पता ही नहीं है कि उन्होंने किस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई है। तो वो स्ट्रेटेजी में हम बोल रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, धीरे बढ़ रहे हैं। वो धीरे बढ़ने का नियम नहीं था। शायद उनका एक मिस कैलकुलेशन हुआ कि इतनी फौज देख के यूक्रेन की गवर्नमेंट कैपिटुलेट हो जाएगी, पर वो नहीं हुई। तो उनकी सेकेंड स्ट्रेटेजी उन्होंने अनवेल की है कि वो सिटीज को घेर के रखेंगे। अगर वो कीव को घेर के रखते हैं तो कीव की गवर्नमेंट या यूक्रेन की गवर्नमेंट क्या गवर्न कर रही है? कौन सी गवर्नमेंट है जब उनके अपनी सिटी से बाहर ही निकल नहीं पा रहे हैं, देश में उनका हुक्म नहीं चलता है, तो क्या गवर्न कर रहे हैं? इसलिए ही ये बातचीत की बातें हो रही हैं। इसलिए ही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बोला है कि मैं नेटो को नहीं ज्वाइन करूंगा 3-4 दिन पहले। ये आज 6 महीने पहले भी बोल सकते थे वो। आज उन्होंने 6 महीने पहले बोला होता, इसके साथ ही तो ये शायद युद्ध होता। इसके साथ ही वो ये भी कह देते हैं कि कीव बर्बाद हो जाएगा पर कैप्चर नहीं होगा। तो वो चुनौतीपूर्ण भी शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो नागरिकों की जिंदगी है वो तो सीधे तौर पर जुड़ जाती है। गौरव सावंत के पास मैं वापस चलूं उससे पहले जनरल सिवाच, आपसे मैं आपका आकलन समझना चाहती हूँ। इस समय एक तो रूसी सेनाएं स्टैंड स्टिल लगभग लगता है जिन जिन सीमाओं पर वो मौजूद रहे। आपको उसमें कितनी रूस की मजबूरी और कितनी रूस की रणनीति दिखती है? क्योंकि वाकई ग्राउंड पर यूक्रेन के फोर्सेस अपनी जान दांव पर लगाकर खड़े हैं और सब अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने को तैयार हैं। युद्ध भूमि में चाहे हथियार बहुत जरूरी हो, संख्या बहुत जरूरी हो, लेकिन जज्बा भी बहुत जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि जो इंस्पायरेशनल लीडरशिप का मुजाहरा किया जेलेंस्की ने, वो भी एक काबिल तारीफ है कि यूक्रेन की जो मेन सिटी है खार्किव और कीव गिरे नहीं। अगर आप ये कहो कि रूस ने बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, तो मैं ये पूछूंगा खार्किव जो कि एक ईस्ट यूक्रेन के साथ बिल्कुल मिलता है, डोनबास के साथ है, आज तक रूस की फौज खार्किव को नहीं ले पाई है। 2 बार उन्होंने क्लेम किया है, मगर उसके बाद यूक्रेन की फौज ने वापस लिया है। जब लड़ाई कीव की आएगी तो मुझे नहीं लगता कि
कीव इतनी जल्दी गिरेगा, क्योंकि वहां पर 70 से 75 किलोमीटर का सर्कमफ्रेंस है। इन्होंने एक इंटीग्रेटेड एंटी टैंक डिफेंस बना ली है, इनको 10 से 15 दिन मिल गए हैं। और उसके बाद होगा क्या, जो रूस क्या कर रहा है ट्राई कि वो किसी तरीके से आइसोलेट करके अंदर बढ़ने की कोशिश करेगा, वो अपने टैंकों और बस्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल और स्पेशल फोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। वो डायरेक्ट उनको जंप करा के पार्लियामेंट हाउस में, और वो रॉकेट फायर, मिसाइल फायर, आर्टी फायर और एयर स्ट्राइक करेगा, मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगा, बिजली पानी काट देगा, इंटरनेट काट देगा। मगर इनके बावजूद जब लड़ाई आएगी स्ट्रीट फाइटिंग की और बिल्टअप एरिया की, तो बहुत नुकसान होने वाला रूस को भी, क्योंकि जो बिल्टअप एरिया की लड़ाई है इट ऑलवेज फेवर डिफेंडर, और यह समझना पड़ेगा रूस को। और जिस प्रकार से इन्होंने एंटी टैंक डिफेंस एक्सपायर की हैं, जेवलिन मिसाइल लगाई हैं, और इसी प्रकार का स्टिंगर मिसाइल, और कहीं ना कहीं इन्होंने कामिकोज ड्रोन का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि यह लड़ाई बहुत लंबी खिंचेगी, और इसमें मुझे लगता है जितने दिन यह लड़ाई बढ़ती जा रही है, इट इज एडवांटेज टू जेलेंस्की एंड डिसएडवांटेज टू पुतिन। पुतिन की जो छवि है पूरे वर्ल्ड में, उसको एक प्रकार से सेटबैक मिला है। जैसे उन्होंने सोचा था कि हम चंद एक दिनों में पूरे के पूरे रूस को काबू कर लेंगे, वो नहीं हुआ। अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। अब वो वेस्ट यूक्रेन के इलाकों में जा रहे हैं, जो कि बॉर्डर है पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। उसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो कहीं ना कहीं वो नेटो कंट्री पर प्रेशर डाल रहे हैं, दूसरा जो सप्लाई लाइन है जहां से हथियार और सप्लाई के बाकी चीज आ रहा है, वो रोमानिया से आ रहा है, वो हंगरी से आ रहा है, वो पोलैंड से आ रहा है, वो उसको काटना चाहते हैं। पहले उनका फोकस ईस्ट यूक्रेन था, और वो सोचते थे नेपियर नदी है वहां तक ये ईस्ट यूक्रेन होगा, और नेपियर नदी के वेस्ट में वेस्ट यूक्रेन होगा। उनका फोकस ईस्ट यूक्रेन पे था। मगर अभी जब उन्होंने देखा कि कीव गिर नहीं रहा और कीव में सप्लाई चेन आ रही है, तो अब मुझे लगता है उनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है, और ये उन बॉर्डर एरिया पे जा रहे हैं जो पोलैंड, हंगरी और रोमानिया है। सप्लाई चेन काटना चाहते हैं ये यूक्रेन की वहां से आती हुई, और एक प्रेशर टैक्टिक्स है, ये एक मनोबल को तोड़ने की कोशिश है नेटो की। पर मुझे एक और भी डाउट लगती श्वेता, अगर ऐसे में वो बहुत नजदीक पहुंच गए इन देशों के, और कहीं बम्बार्टमेंट में ये पोलैंड, रोमानिया, हंगरी जैसी कंट्री पे कर लिया, तो ये युद्ध दूसरा मुंह भी मोड़ सकता है, क्योंकि ये सारी कंट्रियां नेटो का हिस्सा हैं, और ऐसे में नेटो फिर के पास कोई चॉइस नहीं है। आर्टिकल 5 अगर माने रहेगा, वो चलता है, तो फिर ये लड़ाई का जो दायरा है बढ़ सकता है। और यही एक बड़ा खतरा है कि कहीं ना कहीं बातचीत से कोई नतीजा निकलना चाहिए। जिस प्रकार से इजराइल जो प्रधानमंत्री हैं वो एक प्रकार से बातचीत कराना चाहते हैं दोनों देशों का, मुझे लगता है अंत में इसका हल डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलेगा, मिलिटरी नहीं। मगर जितने दिन ये लड़ाई खींची जाती है, तो ये फायदा यूक्रेन को है, इट इज अ डिसएडवांटेज टू पुतिन। पुतिन की छवि बहुत अभी गिरी है, और एक प्रकार से ऐसा लगता है रूस के अंदर भी बहुत लोगों की आवाज आ रही है पुतिन के अगेंस्ट। मीडिया वारफेयर, साई वारफेयर और इंफॉर्मेशन वारफेयर वो है यूक्रेन ने जीता, क्योंकि उसमें नेटो और यूरोपियन कंट्री उसकी मदद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है रूस से वो बहुत कम है। तो ऐसे में भी पूरे वर्ल्ड का जो ओपिनियन है वो मुझे लगता है सिंपैथी यूक्रेन की तरफ है, क्योंकि यूक्रेन ऐसा लगता है लोगों को कि ये बलि का बकरा बना दिया है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर ये क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है इसमें फायदा दो देशों को है, अमेरिका और चीन को। अमेरिका को अपना फायदा देख रहा है कि उसको गैस और ऑयल का जो एक प्रकार से मार्केट मिलेगी यूरोप की, और उसके साथ साथ जो मिलिट्री हार्डवेयर बेचेगा वो यूरोप में। और बाकी देश आज सब क्यों बना के रखे हुए हैं, उनको डर है कि कहीं हमारे ऊपर लड़ाई हो जाती है तो वो हथियार खरीदना चाहते हैं। इससे क्या होगा, अमेरिका की जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका लड़ाई के अंदर नहीं आएगा, पर अमेरिका अपने हथियार और अपनी ऑयल और गैस कि मार्केट ढूंढ रहा है यूरोप में। और इसी प्रकार से जो चीन है वो भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि जो गैस और ऑयल रूस देता था यूरोप में, अब उसको जो है चीन को सस्ते दामों में देनी पड़ेगी, और डिपेंडेंसी रूस की चीन पे बढ़ जाएगी।